भारत के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। मतलब भारत के इतिहास को किन किन माध्यमों से हम जान सकते हैं उसके बारे में ही वर्णन करना है। दोस्तों, हिस्ट्री पेपर आपका मेजर है या माइनर है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। इसे मैं आपको इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। भारत के इतिहास के स्रोत वे साधन होते हैं जिनसे हमें अपने पुराने समय यानी अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। कहने का बड़ा आसान सा मतलब है, इतिहास चाहे भारत का हो या किसी भी देश का या खुद आपके परिवार का, उसे जानने के लिए कोई ना कोई साधन तो आपके पास होगा ही, और बिना साधन के इतिहास के बारे में जानना संभव ही नहीं है। मतलब बिना स्रोत यानी साधन के हम पुराने समय के बारे में जान ही नहीं सकते। इतिहासकार इनकी मदद से जान पाते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे और समाज कैसा था। मतलब जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, लिखने से पहले वे इतिहास के साधन को इकट्ठा करते हैं, फिर उससे जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हमें इतिहास लिखकर पुराने समय की सही सही जानकारी देते हैं। मतलब बिना स्रोत के यानी साधन के इतिहासकार कभी इतिहास लिख ही नहीं सकते। अब सवाल ये है कि वे आखिर साधन होते क्या है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। इन्हें यानी उन साधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। यही वो मुख्य स्रोत है दोस्तों, जिसके कारण हम इतिहास की सही सही जानकारी इतिहासकारों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इतिहास को जानने का स्रोत कितने होते हैं और क्या होते हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब इसे 1 बाय 1 जानने की कोशिश करते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। ये वे चीजें होती है जो जमीन के अंदर या पुराने स्थानों से मिलती है। मतलब पुरातात्विक स्रोत जमीन के अंदर होते हैं या फिर पुराने स्थान से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, औजार, सिक्के, मूर्तियां और पुराने मकानों के अवशेष। ये सभी पुरातात्विक स्रोत के साधन होते हैं जिनके द्वारा इतिहासकार समझ जाते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उनके समाज किस प्रकार के थे। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से मिले शहरों के अवशेष हमें बताते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते थे। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता कैसे थी, तो इसका सीधा और आसान सा आंसर है उस सभ्यता के समय बनाए गए घर, सड़क और नाले पक्के और इतना व्यवस्थित थे कि साबित कर देती है कि उस समय की सभ्यता शहरी सभ्यता ही थी। शिलालेख भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सम्राट अशोक के पत्थरों पर लिखे संदेश, जिनसे उनके विचार और शासन के बारे में पता चलता है। मतलब पुराने समय के जो राजा होते थे, जैसे कि सम्राट अशोक, वह अपने शासन के बारे में, अपने समाज के बारे में शिलाओं यानी पत्थरों पर लिखवा दिया करते थे, जो खुदाई के समय इतिहासकारों को मिला, जिनसे उन्हें यह समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा कि उस समय की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी और समाज किस प्रकार के थे। आई होप आपको पुरातात्विक स्रोत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट साहित्यिक स्रोत को डिस्कस करेंगे। ये स्रोत लिखित रूप में होते हैं, क्योंकि साहित्य को किसी न किसी रूप में लिखना ही होता है, इसलिए ये स्रोत लिखित रूप में हमें प्राप्त हुए। इसमें धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक किताबें, कविताएं और नाटक शामिल है। मतलब साहित्यिक स्रोत जो लिखित रूप में मिले हैं उनमें है धार्मिक ग्रंथ, इतिहास की किताबें, कविताएं और नाटक। धार्मिक ग्रंथ प्राचीन समय में लिखे गए, और बात की जाए अगर ऐतिहासिक किताबों की, तो पहले के राजा महाराजा अपने बारे में लिखवाते थे ताकि वे इतिहास में अमर रह सके, जैसे अकबरनामा, शाहजहांनामा और कितने ही राजाओं ने अपने इतिहास के बारे में लिखवाया था। चलिए इसे और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे रामायण और महाभारत से हमें प्राचीन भारत के समाज और मूल्यों की जानकारी मिलती है। मतलब रामायण और महाभारत वैसे धार्मिक ग्रंथ है जिसे पढ़कर हम आसानी से समझ सकते हैं कि उस समय का यानी रामायण और महाभारत के समय के लोग किस प्रकार के थे और उस समय का समाज किस प्रकार का था। इसके अलावे मतलब रामायण और महाभारत के अलावे पुराण, वेद, उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। मतलब पुराण, वेद और उपनिषद भी धार्मिक ग्रंथ है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को बताता है। मतलब रामायण, महाभारत और वेद पुराण के अलावे राजतरंगिणी भी एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे पढ़कर कश्मीर के इतिहास को हम आसानी से समझ सकते हैं।
इनसे हमें उस समय की संस्कृति, धर्म और जीवन शैली का ज्ञान होता है। मतलब इस तरह के ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ने के बाद उस समय की संस्कृति, धर्म और लोगों का जीवन शैली किस प्रकार का था आसानी से समझ में आ जाता है। आई होप दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे पॉइंट यानी विदेशी यात्रियों के विवरण को डिस्कस करेंगे। भारत आए विदेशी यात्रियों ने अपने अनुभवों को लिखा जो इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है। मतलब प्राचीन समय में लोग देश विदेश घूमा करते थे, तो बहुत सारे विदेशी यात्री जो काफी पढ़े लिखे थे वे भारत घूमने आए और भारत के बारे में अपनी अपनी किताबों में यानी यात्रा वृत्तांत जिसे कहते हैं उसमें लिखा। जैसे मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मतलब अगर मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में भारत और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावे मतलब मेगास्थनीज के अलावे चीनी यात्री फाहियान और हेनसियांग ने भारत की शिक्षा, धर्म और समाज के बारे में जानकारी दी। कहने का मतलब है दोस्तों, चीन के यात्री फाहियान और हेनसियांग जब भारत यात्रा करने आए थे तब उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति किस प्रकार की थी उसके बारे में वर्णन किए। और जब ये चीनी यात्री भारत आए थे उस समय भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम किया करता था। और उसी समय तो दोस्तों भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। और ये सारी बातों का वर्णन विदेश से आए यात्री भी अपने पुस्तकों में किया करते थे। और उनके पुस्तक को पढ़कर ही तो हमें पता चला कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे साथ, ताकि आपको आपके कोर्स का सारा वीडियो यहाँ मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। अब इसके अंतिम पैराग्राफ को डिस्कस करके इसे खत्म करते हैं। इस तरह इतिहास के स्रोत हमें अपने अतीत को समझने में मदद करते हैं। मतलब ये सारे स्रोत हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी देने में काफ़ी मदद करते हैं। ये हमें बताते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे और उनका जीवन कैसा था। इन सभी स्रोतों को मिलाकर ही हम पूरा और सही इतिहास जान पाते हैं।